बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाब। शेक्सपियर की मशहूर कहानियां। कहानी रोमियो एंड जूलियट। तर्जुमा निगार सरदार अहमद अलीग। किताब शेक्सपियर की मशहूर कहानियां। शहर वेरोना में दो खानदान कैपुलेट और मॉन्टेगोज हमेशा एक दूसरे से दस्तों बगिरेबां रहते थे। आए दिन दोनों खानदान के अफराद वेरोना शहर की गलियों का अमनो सुकून गारत किए रहते थे। उनके अजीजो अकारिब और दोस्तों के अलावा एक खानदान का नौकर भी दूसरे खानदान के नौकर से मिल नहीं सकता था। कैपुलेट खानदान के मोअज़्ज़िज़ लॉर्ड ने एक बार बड़ी दावत की। रात का वक्त था। खूबसूरत हसीन औरतें, बड़े बड़े ऊंचे मेहमान सभी मदऊ थे। मुख्तसर ये कि शहर में मॉन्टेगोज खानदान को छोड़कर सभी बड़े घरानों के लोग मौजूद थे। लेकिन रोमियो गर्चे मॉन्टेगोज खानदान का चश्मो चिराग था, फिर भी अपने दोस्त बेनवोलियो के इसरार पर भेस बदल कर इसलिए शरीक दावत था कि अपनी महबूबा रोज़लीन का शहर की खूबसूरत लड़कियों से मुकाबला कर सके। रोमियो अपने इश्क में गहरा और सच्चा था, फिर भी रोज़लीन का प्यार नहीं पा सका। उसकी सर्द भैरी बदस्तूर कायम थी। इस दावत में रोमियो के साथ उसके और भी दोस्त भेस बदले हुए शरीक थे। मेजबान लॉर्ड ने इन सबको ना पहचानते हुए खुशामदीद कहा और इन्हें जवानी की उम्र में देखकर रक्स में शरीक होने का इशारा किया। रक्स शुरू हुआ। हसीनो जमील दो शीज़ाएं सामने रक्स कर रही थी कि अचानक रोमियो की नजर एक हुस्न के दिलावेज पैकर पर जाकर ठहर गई। यह हसीन दोशीज़ा अपने हुस्न की ताबिंदगी से शमों को जलना और चमकना सिखा रही थी। ऐसा लगता था कि रात कोई सियाफाम है जो अपने ऊपर एक कीमती रोशन हीरा पहने हुए है। यह मिसल एक साफ शफाफ हसीन फाख्ता की थी जो कौओं में घिरी हुई थी। रोमियो उसके हुस्न में खोया हुआ ये सब कुछ जिस वक्त कहता जा रहा था, उसके पुश्त पर बैठा हुआ टाइबॉल्ट ये सब सुन रहा था। यहां तक कि उसने रोमियो को उसकी आवाज से पहचान लिया। उसके दिल में गुस्सा और नफरत का एक तूफान उमड़ आया। वो ये नहीं देख सकता था कि कोई मॉन्टेगोज खानदान का फर्द इस तरह भेस बदल कर उसके यहां शरीक के बज़्म हो और दादे हुस्न दे। कबल इसके कि रोमियो मौत के घाट उतार दिया जाता, मोअज़्ज़िज़ बड़े लॉर्ड ने उसे कोई गजंत पहुंचने से रोक दिया और कहा कि रोमियो किसी भी शक्ल में हो और कुछ भी हो, हमारा मेहमान है। फिर रोमियो अपनी नेक दिली और शराफत और अमन पसंदी के लिए मुखालफों में भी मशहूर व मकबूल था। गर्ज ये कि टाइबॉल्ट उस वक्त तो रुक गया, लेकिन आइंदा किसी मौके पर उसने रोमियो से बदला लेने का मुसम्मम इरादा कर लिया। रक्स के खात्मे पर वो मुकाम अब तक रोमियो की नजर का मरकज बना हुआ था, जहां
वो हसीन लड़की मुजस्सम कयामत थी। बेहस की आड़ में वो बढ़ा और लड़की का हाथ बड़ी शराफत नरमी से थामते हुए उसे ज़ियारत गाह कहा, जिसे अगर छूने की इजाजत मिले तो ये एक जायर के लिए बड़ी बात है, और इसका बोसा लेना तो और भी बेहतरी की चीज है। अच्छे जायर, वो लड़की बोली, तुम्हारी भक्ति और अकीदत ने बड़े तौर तरीके का इजहार किया है। ऋषियों के हाथ होते हैं जिन्हें जायरीन छूते हैं लेकिन बोसा नहीं देते। जवाब में रोमियो ने कहा, क्या ऋषियों के लब नहीं होते और जायरीन के भी क्या लब नहीं होते? लब हैं तो इन्हें इबादत में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर तो मेरी प्यारी देवी, रोमियो ने बड़े जज्बात में कहा, मेरी इबादत कबूल हो, मेरी दुआ सुनो ताकि मैं नाउमीद ना हूं। मोहब्बत के इन राजो न्याजो अंदाज में वो दोनों खोए हुए थे जब लड़की की मां ने उसे आवाज दी, और जब बात को रोमियो ने इस लड़की के बारे में मालूम किया तो पता चला कि जिस बेमिसाल हुस्न की आंच से वो मुतासिर था वो जवान जूलियट थी, यानी मोज़ेस लॉर्ड की बेटी। इस कैपुलेट खानदान की जीनत, जो मॉन्टेगोस खानदान का अज़ली दुश्मन था। इस तरह ये सब ना जानते हुए उसने अपना दिल अपने दुश्मन को दे दिया था। ये जानकर थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन मोहब्बत से वो पीछे नहीं हटता था। यही हाल दूसरी तरफ जूलियट का हुआ, जो रोमियो की खानदान की अदावत को जानते हुए भी अपने दिल से मजबूर हो चुकी थी और तय कर चुकी थी कि इन दोनों खानदानों में जो भी दुश्मनी हो, इन दो दिलों में मोहब्बत ही की शमा जलेगी। आधी रात हो चुकी थी। रोमियो अपने साथियों के साथ वहां से रुखसत हुआ, लेकिन उसका बेकरार दिल सबको छोड़कर फिर वहीं वापस हुआ जहां वो जूलियट रहती थी। वो जूलियट के मकान के पीछे के बाग की दीवार फांद कर अंदर की तरफ दरख्तों की आड़ में बढ़ रहा था कि अचानक मकान के ऊपरी कमरे की खिड़की पर जूलियट आकर खड़ी हुई, जिसे ये नहीं मालूम था कि उसे नीचे कोई आड़ से देख रहा है। वो अपना हाथ अपने हसीन गालों पर रखे हुए थी और किसी ख्याल में खोई सी थी। रोमियो को ऐसा लगा जैसे रात में आफताब निकल आया हो और उसकी रोशनी फैल गई हो। उसके दिल में यह भी तमन्ना पैदा हुई कि काश इन हसीन गालों पर मेरे हाथ होते। जूलियट खिड़की पर रुक गई और एक ठंडी सांस भरकर आहिस्ता से बोली, आह, मैं रोमियो, तुम कहाँ हो रोमियो? नफी कर दो अपने खानदान, बाप और नाम की। तुम सिर्फ मोहब्बत हो मेरी, और मैं भी अब कैपुलेट की नहीं हूं। रोमियो ने ये अल्फाज अपने लिए सुन लिए और इनके नशे से मखमूर हो गया। उसकी मोहब्बत में इज़्तिराब और जोश पैदा हुआ और उसने सोचा कि अगर जूलियट चाहती है कि मैं अपना नाम बदल दूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। रोमियो के मुंह से बेख्तियारी में कुछ अल्फाज जोर से अदा हो गए। जूलियट चौंक पड़ी कि इसके पाए बाग में उसकी खिड़की के नीचे कौन मर्दाना आवाज सुनाई दे रही है। वो इस डर में कि कहीं रात के सन्नाटे में उसके दिल का राज किसी और पर अफशा न हो गया हो। लेकिन कौन है जो अपने आशिक की आवाज न पहचान ले? वो रोमियो की आवाज पहचान गई और ऊपर ही से पूछा कि वो इस बाग में इतने पहरों के बावजूद कैसे आ गया, क्योंकि अगर सिपाहियों ने पकड़ लिया तो मॉन्टेगोस खानदान के होने के नाते उसे मौत की सजा दी जा सकती है।
रोमियो बोला, तुम्हारी आंखों से ज्यादा। उनकी 20 तलवारें खतरनाक नहीं हैं। बस तुम मुझ पर मेहरबान रहो और इसके बाद मैं तमाम दुश्मनों के मुकाबले में मजबूत हूं। मुखालिफिन की नफरत की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, वो इससे बेहतर है कि जो जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत के बगैर जिंदा रहे। जूलियट ने कहा, तुम इस जगह कैसे आ गए? किसने तुमको रास्ता बताया? रोमियो ने जवाब दिया, इश्क ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं अपना रहनुमा नहीं हूं, मेरी रहनुमा तुम हो। जूलियट के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, लेकिन रात के अंधेरे में और दूर होने की वजह से रोमियो ये चीज न दिख सका। रिवाज और रस्म के तौर पर ऐसी औरतें दिल में मोहब्बत रखने के बावजूद मुंह पर इब्तिदा में दिखाने को सख्त इनकार जरूर कर देती हैं और अपने को अलग थलग जाहिर करती हैं ताकि उनके आशिक उनको हल्का या आसानी से जीते जाने के काबिल न समझे। क्योंकि किसी चीज के पाने में जितनी मुश्किलात दरपेश होती हैं, इसी से इस चीज की कीमत भी मालूम होती है। लेकिन इस तरह की बात करने की जूलियट के पास कोई गुंजाइश न थी, क्योंकि रोमियो खिड़की के नीचे जूलियट के मुंह से निकले इजहार मोहब्बत के कलमात खुद सुन चुका था, जो इसकी इकरार मोहब्बत की दलील थी। इसलिए साफ साफ उसने रोमियो से बताया कि औरत जात होने की वजह से वो तन्हाई में उसकी याद से मजबूर थी, लेकिन फिर भी वो उसे हल्का न ले। हाँ, ये जरूर है कि अपनी मोहब्बत में खरी और सच्ची उतरेगी और वो उन औरतों से ज्यादा सच्ची और बाएतबार साबित होगी जो सिर्फ ऊपर से मोहब्बत कदम भरती हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत मसनूई और उनकी बातें चालाकी से भरी होती हैं। रोमियो और जूलियट, दो जवान धड़कते दिल, रात की तन्हाई में मोहब्बत की सरगोशियां करते रहे। रोमियो बाग में नीचे से जवाब देता रहा और वो उसे खिड़की से आहिस्ता आहिस्ता तरन्नुम बरसाती रही और सवेरा फूटने को करीब था। चलते चलते जूलियट ने रोमियो से चंद अल्फाज और कहे कि अगर उसकी मोहब्बत इज्जत से मामूर है और उसका मकसद शादी है तो वो कल एक पैगंबर भेजेगी जो शादी का वक्त और दिन सब मुकर्रर करेगा, और वो शादी के बाद अपनी किस्मत, अपनी दौलत, अपनी खुशी, सब कुछ रोमियो के कदमों में निछावर कर देगी और दुनिया में उसे अपना मालिक तस्लीम कर लेगी। नर्स ने अंदर से फिर आवाज दी। जूलियट गई और फिर वापस आ गई। वो रोमियो को जुदा न करना चाहती थी। उसके लिए रोमियो उस चुड़िया की तरह था जो कि कोई जवान लड़की रेशम के धागे से बांधे हो, और जब भी वो उचकना चाहे तो फिर धागा खींचकर अपने पास बुला ले। यह रोमियो उसके लिए उसकी जान था जिसको जुदा कैसे किया जाए, क्योंकि आशिकों के लिए सबसे शीरीं और मिठास से भरी मौसीकी वही है जब वो रात के पर्दे में एक दूसरे से बोलते हैं। आखिरकार सुबह होने के डर से वो दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। रोमियो वहां से रुखसत होकर बजाय घर जाने के सीधा लॉरेंस के यहां पहुंच गया, जो सुबह की इबादत के लिए उठ चुका था। उसने रोमियो की आंखों में बेदारी की वजह से नींद भरी आंखों को देखकर समझा कि शायद रोजलीन की मोहब्बत में ये रात भर जागा है। लेकिन जब रोमियो ने जूलियट की मोहब्बत का हाल सुनाया, क्योंकि वो रोमियो का राजदार था, तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि जवान आदमी अपनी मोहब्बत में सच्चे नहीं होते। उनकी मोहब्बत उनके दिल के बजाय उनकी आंखों में ही होती है। लेकिन इस बार गलत फहमी को रोमियो ने यह कहकर दूर किया कि रोजलीन से मैं तो मोहब्बत करता था, लेकिन वो खुद मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन जूलियट और मैं दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, और यही मोहब्बत की पायदारी और सच्चाई के लिए जरूरी है।
लॉरेंस इस ख्याल से खुश हुआ कि चलो इस तरह दो मुखालिफ खानदानों के दरमियान बरसों पुरानी दुश्मनी और अदावत का खात्मा हो जाएगा। अपने वादे के मुताबिक जूलियट ने अपना पायंबर भेजा और लॉरेंस के कमरे में दोनों के हाथ मुकद्दस रिश्ते शादी में जोड़ दिए गए। लॉरेंस ने दुआ की कि इस पाक काम में आसमान से खुशियां नाजिल हों और इस मिलाप और शादी के बाद दोनों खानदान यानी मॉन्टेगोज और कैपुलेट के दरमियान पुरानी अदावत और लड़ाई का खात्मा हो। ये तकरीब बहुत जल्द ख़त्म हुई और जूलियट तेज़ी और उजलत के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुई, जहां उसे अब बेचैनी के साथ रात का इंतज़ार करना था जब रोमियो उससे मिलने आएगा। उस रात का इंतज़ार उसके लिए एक त्योहार की तरह था। उस रात का इंतज़ार उसके लिए एक त्योहार की तरह था। उसी रोज दोपहर के वक्त रोमियो के दोस्त बेनवोलियो और मर्किशो शहर की गलियों से होकर गुजर रहे थे कि अचानक कैपुलेट खानदान का टाइबॉल्ट अपने गुरु को लिए निकल पड़ा। ये वही टाइबॉल्ट था जो लॉर्ड कैपुलेट की दी हुई दावत में रोमियो से भिड़ गया था। उसने मर्किशियो को बुरे लफ्जों से ललकारा। मर्किशियो भी जवान था, इसलिए उसने सब्र न करके सख्त अल्फाज में जवाब दिया। बेनवोलियो ने बहुत चाहा कि झगड़ा खत्म हो, लेकिन बात बढ़ गई और इस बीच रोमियो उधर आ पड़ा। नतीजे में टाइबॉल्ट को रोमियो से लड़ने का अच्छा मौका हाथ आ गया। रोमियो को उसने विलन के खराब लफ्ज से याद किया। रोमियो गर्म नहीं हुआ, न उसे गुस्सा किया, क्योंकि वो इस झगड़े को नजरअंदाज करना और हटाना चाहता था, क्योंकि टाइबॉल्ट उस खानदान का फर्द था जिसकी जूलियट थी और इस खुफिया रिश्ते की निस्बत से अब रोमियो के लिए वो खानदान भी काबिल एहतराम था। दूसरे ये कि रोमियो यूं भी लड़ाई झगड़े से दूर दूर ही रहना पसंद करता था। उसने टाइबॉल्ट को अच्छे कैपुलेट कहकर पुकारा, लेकिन टाइबॉल्ट हर मॉन्टेगियस से जहन्नुम की तरह नफरत करता था, इसलिए उसने अपना हथियार निकाल लिया। इस लड़ाई में मर्किशो के ऐसा जख्म लगा कि वो वहीं मर गया। ये देखकर रोमियो बर्दाश्त न कर सका और वो सामने आ गया। यहां तक कि लड़ते लड़ते उसने टाइबॉल्ट को कत्ल कर दिया। दोपहर को वरुणा शहर में इन झगड़ों और दो मौतों की खबर हर तरफ फैल गई। आवाम और तमाशबीनों का जमघटा लग गया। लॉर्ड कैपुलेट और मॉन्टेगोज अपनी अपनी बेगमात के साथ आए। शहजादा भी आ गया, जो मारे जाने वाले मर्किशो का रिश्तेदार था और आज किसी आखिरी फैसले के लिए आया था, ताकि इन लड़ाइयों का खात्मा हो और कातिलों को सख्त सजा दी जाए। बेनवोलियो, जो कि गवाह था, गवाही ली गई। लेडी कैपुलेट ने रोमियो के खिलाफ बहस रवैया की सिफारिश की, क्योंकि इसकी नज़र में वो टाइबॉल्ट का कातिल था। वो ये नहीं जानती थी कि जिस जवान को वो सज़ा दिलाना चाहती है वो उसका दामाद है, यानी उसकी बेटी जूलियट का शौहर। दूसरी तरफ लेडी मॉन्टेगोज अपने बेटे रोमियो की जान के लिए सिफारिश और रहम की दरख्वास्त कर रही थी और कह रही थी कि टाइबॉल्ट ने मर्किशियो को मार डाला, जिसके नतीजे में उसके बेटे को यह इक़दाम करना पड़ा। शहजादे ने बगैर जज्बात से मगलूब हुए रोमियो के खिलाफ इधर फैसला सुनाया और उधर रोमियो शहर से भाग गया। जूलियट के लिए यह खबर बड़ी दर्द भरी थी। पहले तो उसे रोमियो पर नागवारी हुई कि क्यों उसने टाइबॉल्ट को मारा, लेकिन बाद में सब हालात मिलने पर उसकी मोहब्बत गालिब आ गई और रोमियो के गायब हो जाने पर उसके आंसू निकलने लगे। गायब होने का लफ्ज उसके लिए बहुत से टाइबॉल्टों के मरने से भी ज्यादा तकलीफ दे था। लॉरेंस के घर में रोमियो ने पनाह ले ली थी और वहीं उसको शहजादा का सुनाया हुआ फैसला मालूम हुआ। रोमियो के लिए वरुणा शहर की दीवारों के बाहर, जहां
जूलियट नजरों के सामने ना हो, कोई जिंदगी नहीं। जहां जूलियट थी वहीं जन्नत थी, और उसको छोड़कर हर तरफ मुसीबत, बर्बादी और जहन्नुम। लॉरेंस ने इसको गम का फलसफा सुनाकर इसको तसल्ली देना चाहिए, लेकिन जवान रोमियो ने एक न सुनी। उसने पागलों की तरह अपने बाल नोच डाले और खुद को जमीन पर पटक दिया और कहने लगा कि मेरी कब्र की नाप ले लो। इत्तेफाक से उस वक्त जूलियट ने एक पैगाम भेजा जिसको लॉरेंस ने सुनाया। लॉरेंस ने कहा कि वो टाइबॉल्ट को कत्ल कर चुका है, और अगर अपने को भी मार डालेगा तो समझो इस महबूब जूलियट को खत्म करेगा जिसकी रोमियो जिंदगी है। लॉरेंस ने समझाया कि उसे सोचना चाहिए कि उसकी जिंदगी बच गई, वरना अगर टाइबॉल्ट उसे कत्ल कर देता तो जूलियट का क्या होता। ये क्या कम खुशी की बात है कि जूलियट उसकी प्यारी हो चुकी है। उसने रोमियो को मशवरा दिया कि उसे रात में जूलियट से मिलना चाहिए और उससे इजाजत देकर सीधे मॉन्टवा चले जाना चाहिए, जहां उसे उस वक्त तक ठहरना चाहिए जब तक लॉरेंस मुनासिब मौका देखकर उसकी शादी का राज जाहिर न कर दे, और इसके बाद शहजादा खानदान से ताल्लुक हो जाने की वजह से उसकी सजा माफ कर देगा। रोमियो इस अक्लमंदाना मशवरे से मुतमईन हुआ। लॉरेंस ने कहा कि वो रोमियो को खत के जरिए यहां से हालात की इत्तला करता रहेगा। इसके बाद रोमियो रात का अंधेरा होते ही जूलियट की हवेली को चल पड़ा। वो रात रोमियो ने अपनी प्यारी जूलियट के साथ गुजारी, जिसके लिए वो चोरी चोरी बाग से होकर हवेली के पीछे से उसी जगह पर पहुंच गया जहां पहली रात को जूलियट की मोहब्बत का एतराफ सुना था। लेकिन उस रात और आज की रात में बड़ा फर्क था। आज की रात जुदाई की रात थी और आने वाले दिनों की कोई खबर न थी। बातों बातों में रात कट गई और सुबह का परिंदा लॉर्क बोलने लगा। लेकिन जूलियट ने खुद को धोखा देने के लिए और रोमियो के साथ थोड़ी देर और रहने के लिए यह कहा, यह रात की बुलबुल बोल रही है, यानी रात अभी बाकी है। लेकिन हकीकत में लॉर्क सुबह की आमद का ऐलान कर रहा था। इसलिए रोमियो ने अपनी बीवी से बहुत भारी दिल के साथ इजाजत मांगी और उससे वादा किया कि मॉन्टवा जाकर वो हर घंटा उसे खत लिखा करेगा। और जब वो हवेली की खिड़कियों से होकर नीचे जमीन पर उतरने लगा तो जूलियट को इस कदर गम हुआ जैसे किसी मुर्दे को मकबरे के नीचे उतारा जा रहा हो। आखिरकार रोमियो सवेरा होने से पहले पहले शहर से बाहर निकल गया, जहां से दो प्यार करने वालों की ट्रेजेडी का आगाज होता है। रोमियो को गए अभी बहुत दिन नहीं हुए थे कि लॉर्ड कैपुलेट ने जूलियट की शादी के लिए एक लड़के का इंतखाब किया जिसको शहजादा पेरिस के नाम से पुकारा जाता था, जो कि बहादुर, जवान, लायक और शरीफ था। और अगर जूलियट ने रोमियो को ना देखा होता तो जूलियट के लिए मौजू इंतखाब था। जूलियट ने जब अपनी शादी की बात सुनी तो बहुत सख्त परेशानी में मुब्तला हुई। उसने अपने बाप से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अभी अभी टाइबॉल्ट का इंतकाल हुआ है और खानदान में उसकी वजह से सभी गमगीन हैं और इसलिए वो अपने होने वाले शौहर के सामने खुशी के चेहरे के साथ ना आ सकेगी। गर्ज ये कि जूलियट ने बहुत सी दलीलें पेश की, सिर्फ एक बात नहीं बताई कि वो रोमियो से शादी कर चुकी है। लेकिन लॉर्ड कैपुलेट ने उसकी हर बात अनसुनी कर दी और उसको हुक्म दिया कि वो आने वाली जुमेरात को पेरिस के साथ शादी के लिए तैयार रहे। उसके बाप ने उसको ये भी बताया कि तुम्हारे लिए जिस लड़के को मैंने चुना है वो बहुत अमीर, शरीफ और जवान है, इसलिए उससे इनकार करके वो अपनी किस्मत को खराब न करे। इस परेशानी के आलम में जूलियट ने लॉरेंस से मशवरा किया कि अब वो क्या करे और किस तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाए। लॉरेंस ने मशवरा दिया कि वो घर वापस जाए और सबके सामने खुश रहे और पेरिस के साथ अपनी शादी की इजाजत भी दे दे।
और शादी की रात से पहले की रात को वो ये दवा पी ले जो लॉरेंस ने उसे दी थी। इस दवा के पीने से 42 घंटे के लिए जूलियट बिल्कुल मुर्दा और ठंडी हो जाएगी, और जब दूल्हा उसके पास आएगा तो वो उसे मुर्दा समझेगा और उसको मरा हुआ समझकर उसके जनाजे के दफन होने का इंतजाम होने लगेगा। लॉरेंस ने जूलियट को यकीन दिलाया कि जब 42 घंटे के बाद उसे होश आएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी ख्वाब से जागी हो, और उसका शौहर रात में आकर उसे कब्रों के बीच से उठाकर अपने साथ मॉन्टुआ ले जाएगा। मोहब्बत ने जवान जूलियट को इतनी ताकत दे दी थी कि वो ये भयानक काम करने पर तैयार हो गई। साथ ही वो पेरिस के साथ शादी करने से किसी तरह छुटकारा पाना चाहती थी। लॉरेंस से मिलने के बाद जूलियट ने शहजादा पेरिस से मुलाकात की और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी बीवी बन जाएगी। ये खबर जूलियट के बाप लॉर्ड कैपुलेट को मिली और घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई, और साथ ही बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बुध की रात को जूलियट ने लॉरेंस की दी हुई बेहोशी की दवा पी ली, और उसे पीने से पहले उसे शुबा था कि कहीं लॉरेंस ने इस इल्जाम से बचने की खातिर उसने रोमियो से मेरी शादी होने में मुझे मदद दी थी, मुझे जहर पिलाकर ख़त्म करना चाहता है और अब मैं जिंदा न हो सकूंगी। लेकिन फिर उसे इत्मीनान हुआ क्योंकि लॉरेंस बहुत नेक और काबिल एतमाद इंसान था। जूलियट को यह भी डर हुआ कि कब्रिस्तान में जहां उसके ख़ानदान की मुर्दा हड्डियां दफन हैं और अभी हाल ही में टाइबॉल्ड भी वहां पहुंचा है, माहौल कितना भयानक होगा। उसने रूहों की कहानियों में डरावनी बातें पढ़ी थी, लेकिन रोमियो की मोहब्बत के सामने सारे डर बेकार साबित हुए और पी हुई दवा ने असर दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते वो बिल्कुल मुर्दा और बेहिस हो गई। सुबह को सवेरे जब जवान पेरिस पूरी धूमधाम से शादी के लिए पहुंचा तो खूबसूरत जूलियट मुर्दा पाई गई। सारे घर में खुशी एक गहरे मातम में बदल गई। लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट का बुरा हाल था। उनके भी एक औलाद थी जिसको जिंदगी के इस अहम मोड़ पर वो आगे बढ़ते और पलते फूलते देखने की तमन्ना रखते थे, लेकिन शहरे ओरूस बिस्तर मर्ग में बदलकर दूसरा ही मंजर पेश कर रहा था। हर शख्स अश्कबार था। खुशी की मौसीकी के बजाय मातमी घंटियां बजाई जाने लगी। अब एक पादरी जो शादी की रस्म अदा करता, अब उसको तजहीज़ व तकफीन की रस्म अदा करनी थी। बुरी खबरें अच्छी खबरों से ज्यादा तेज सफर करती हैं। नतीजा यह हुआ कि लॉरेंस ने रोमियो को जो खुफिया आदमी भेजा था कि उसे मालूम हो जाए कि यह जनाजा और मौत सिर्फ बनावटी और मसनूई है, वो आदमी अभी पहुंच ना पाया था कि मॉन्टुआ में जूलियट के मरने की खबर पहुंच गई। इससे पहले रात में रोमियो ने ख्वाब देखा था कि वो खुद मर चुका है और उसकी जूलियट आई है जिसने उसके लबों पर बूसा देकर उसे जिंदा कर दिया है, और इसके बाद वो बादशाह बन गया है। लेकिन अब उसको जूलियट की खबर मिली कि वो मर चुकी है, जिससे उसके सारे ख्वाब खाक में मिल गए। उसने रात की तारीकी में वरुणा शहर जाकर कब्रिस्तान में अपनी महबूबा को कब्र में देखने का इरादा कर लिया। एक मेकअप की दुकान से उसने फकीरों के कपड़े हासिल किए ताकि भेस बदल कर वरुणा पहुंचे, और साथ ही एक खुफिया दुकान से उसने जहर की शीशी खरीदी, जिसके बेचने वाले ने बताया कि अगर किसी आदमी के अंदर 20 इंसानों की भी ताकत है तब भी ये जहर उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। जहर को खुलेआम फरोख्त करना ममनू था, इसलिए रोमियो को इसके बदले थोड़ा सोना अदा करना पड़ा। इस जहर को लेकर वो वरुणा की तरफ चल पड़ा ताकि अपनी महबूबा का दीदार कब्रिस्तान में कर सके, और दिल भर के देखने के बाद वो खुद भी जहर पीकर उसकी आगोश में सो जाए। वो आधी रात को वरुणा पहुंचा, फकीरों के भेष में एक फावड़ा लिए हुए। वो कैपुलेट के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। वो कब्र को खोदना चाहता था कि एक आवाज आई,
मॉन्टिगो, ये आवाज जवान पेरिस की थी, जो आधी रात के सन्नाटे में अपनी होने वाली बीवी जूलियट की मोहब्बत में उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने और तन्हाई में आंसू बहाने आया था। उसने सोचा कि रात को इस कब्रिस्तान में सिवाय मॉन्टिगोस के और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि कैपुलेट के कब्रिस्तान में मॉन्टिगोस के लिए मशहूर था कि रूहों को सताने और कब्रों को बिगाड़ने पहुंचते हैं। इसलिए वरोना शहर के कानून के मुताबिक ऐसे आदमी के लिए मौत की सजा मुकर्रर थी। रोमियो ने पेरिस को ललकारा, जो भी हो मुझसे न उलझो, वरना मैं इसका वही अंजाम करूंगा जो यहां लेटे हुए टाइबॉल्ट का कर चुका हूं। लेकिन पेरिस इससे भिड़ गया और लड़ाई और मार शुरू हो गई। पेरिस गिरकर खत्म हो गया। जब मरे हुए आदमी को रोमियो ने गौर से पहचाना तो वो पेरिस निकला, जिसके साथ जूलियट की शादी होने की खबर वो मॉन्टुआ में सुन चुका था। उसने उसके मुर्दा हाथ को हाथ में लिया और कहा कि तुमको भी जूलियट की कब्र में दफन करूंगा। इसके बाद उसने कब्र खोदकर खोलना शुरू की। जूलियट अपनी बेइंतहा खूबसूरत जिस्म के साथ इस तरह लेटी थी जैसे वो मरी ही ना हो। उसकी हर चीज शगुफ्ता और ताजी थी, किसी तरह वो मुर्दा नहीं मालूम होती थी। रोमियो उसे मुर्दा समझ रहा था। रोमियो ने जूलियट के लबों को बोसा दिया और फिर अपने साथ लाए हुए जहर को पी लिया। लॉरेंस अपने वादे के मुताबिक रात को लालटेन और फावड़े के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने खून भरी पेरिस की लाश देखी। आगे बढ़कर उसने कब्र खुला हुआ पाया और रोमियो को भी मुर्दा देखा। कबल इसके कि वो इन हादिसात और वाकयात की पेचीदगी समझ पाए, जूलियट के जिंदा होने और बेहोशी के खात्मे का वक्त आ गया और वो एक झटके से उठ पड़ी। उसको कब्रिस्तान का माहौल देखकर घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसको मालूम था और फिर सामने लॉरेंस लालटेन की रोशनी में मौजूद था। लॉरेंस ने आवाज दी कि वो जल्दी से कब्र से बाहर निकल आए, क्योंकि इनसे बड़ी ताकत ने इनके इरादों को पूरा नहीं होने दिया। इतने में लोगों का शोर कब्रिस्तान की तरफ आते सुनाई दिया। लॉरेंस ये शोर सुनकर भाग गया। जूलियट ने अपने सच्चे आशिक रोमियो को देखा, जिसके बेजान हाथों में जहर की खाली शीशी थी। ये देखते ही वो समझ गई कि रोमियो ने उसके खातिर जहर पीकर जान दी है। जूलियट ने भी अपनी जिंदगी वही जहर पीकर खत्म करना चाहिए, लेकिन अब शीशी में कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने रोमियो के होंठों को चूसना चाहा कि शायद जहर का कोई कतरा बाकी हो, लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब हुई। इधर लोगों के आने का शोर करीब तर हो रहा था। आखिरकार जूलियट खुद को रोमियो के पास लिटाकर एक लोहे के औजार से अपनी जान खत्म करके मर गई। कब्रिस्तान का चौकीदार, जिसने जवान रोमियो और जवान पेरिस को लड़ते देखा था, भागा हुआ शहर में उन दोनों के घरों में इत्तला देने पहुंचा। उसके चिल्लाने, रोने और सिसकियां लेने से वरोना शहर की आवाम भी जाग पड़े और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। हर तरफ पेरिस, रोमियो, जूलियट के चर्चे थे। लॉर्ड मॉन्टेगोज और लॉर्ड कैपुलेट भी अपनी अपनी नींदों से जाग उठे। शहर के शहजादे ने हालात की जांच पड़ताल के सिलसिले में लॉरेंस को तलब किया, क्योंकि हुकूमत के नज़दीक ये बहुत ही भयानक हादसात थे। लॉरेंस ने बड़ी तफसील से लॉर्ड मॉन्टेगोज और लॉर्ड कैपुलेट की दुश्मनी और इनके बेटे और बेटी में गहरी मोहब्बत के रिश्ते की बाबत बयान दिया, और रोमियो जूलियट की शादी में खुद अपनी मदद का भी इकरार किया। उसने कहा कि इससे मकसद दो खानदानों की आपसी रकाबत और नफरत को दूर करना था। लेकिन अचानक जूलियट की शादी पेरिस के साथ लॉर्ड कैपुलेट ने तय की और लड़की के इनकार के बावजूद उस पर जबरदस्ती की गई। आखिरकार लड़की जूलियट मेरे पास आई और अपनी परेशानी बताई। मैंने बेहोशी की दवा अपने और फिर मुर्दा हालत में दफन होने की तजवीज़ रखी, और दूसरी तरफ इस स्कीम से रोमियो को भी मुतला किया, लेकिन उसको मेरा खत ले जाने वाला कासिद न मिल सका।
जहर की दुकान वाले ने जहर के बेचने की बात बताई और इस तरह यह बात यकीन पाई कि रोमियो ने जूलियट की मौत की खबर सुनकर उसके पहलू में आकर जान देने के लिए जहर पिया। चौकीदार ने पेरिस और रोमियो की लड़ाई का आंखों देखा हाल दोहराया। सब कुछ सुनने के बाद शहजादा शहर ने दोनों खानदानों के लॉर्डों को इस अलमिया और बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कुदरत ने एक मौका दिया था कि आपके दोनों बच्चे आपकी नफरत के बावजूद मोहब्बत के सच्चे और मुकद्दस रिश्ते में बाहम एक हो चुके थे, लेकिन फिर भी आप दोनों की ज्यादतियों से वो खुलकर इजहार न कर सके। और फिर ये सब कुदरत का इताब है जो इस बर्बादी की शक्ल में नाजिल हुआ। इसके बाद दोनों लॉर्डों ने, जिनके दरमियान उनके बेटे और बेटी के मियाँ बीवी के रिश्ते के नाते नई अजीजदारी की बुनियाद पड़ चुकी थी, उठकर एक दूसरे को रोकर गले लगाया और इस ताज़ा गम ने दोनों की पुरानी नफरत और दुश्मनी खत्म कर दी। लॉर्ड मॉन्टेगोज ने सोना देकर जूलियट का खूबसूरत मुजस्समा बनवाने के लिए कहा, जो कि उनकी बहू हो चुकी थी। इसी तरह लॉर्ड कैपुलेट ने रोमियो का मुजस्समा शहर में नस्ब करने के लिए अहद किया, जो कि उसका दामाद था। वरुणा शहर में रोमियो और जूलियट के दो खूबसूरत मुजस्समे मोहब्बत की लाफानी यादगार के अलावा दो खानदानों के दरमियान दोस्ती और मिलाप का आगाज थे, जिसके लिए दो जानों को बेशकीमत कुर्बानी देनी पड़ी थी।